Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you chemistry of standard 9. Our first chapter is going on. Already we have discussed that materials are classified on the basis of physical and chemical properties. Okay, and on the basis of physical properties I have told that there are 5 types of material, that is solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. सो फर्स्टली हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी टाइप थे वो सब देखेंगे, उनमें जितने भी रिलेटेड टर्म्स आएंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वो सब देखेंगे। और जब हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस देखा था। अब हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन की, कि एक्चुअल में सॉल्यूशंस होते क्या हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, इनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब इसमें होते हैं एक्चुअली देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में होते क्या आपको, आप जैसे नमक लो और वाटर लो, साल्ट और वाटर, तो इसमें साल्ट जो होगा वो सोल्यूट होगा और वाटर जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मतलब सोल्यूट जो डिजॉल्व हो, सोल्यूट उसको बोलते हैं जो डिजॉल्व हो, और सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व हो। और सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलकर बनता है सॉल्यूशन। जैसे हम लोग जो शरबत लेते हैं चीनी और पानी का, तो वो सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट क्या है, शुगर, और आपके सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर में हर चीज़ घुल जाता है, इसीलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन के भी टाइप होते हैं। जैसे फर्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन, उसी तरह होते हैं आपको लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक सॉलिड को मेल्ट करके, मेल्ट मीन्स पिघला करके, बिकॉज दो सॉलिड को हम डायरेक्टली आपस में अटैच नहीं कर सकते हैं बिना उनको मेल्ट किए, बिना उनको हीट किए। जब हम दो या दो से अधिक सॉलिड को मेल्ट करके यानी पिघला करके आपस में मिला देते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं फ्रीज होने के लिए, ठंडा होने के लिए, जिसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और जब सॉलिडिफिकेशन के बाद जो हमें एक न्यू ऑब्जेक्ट मिलता है उसी को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। यही यहाँ पे मैं डिफिनेशन दिया हूँ, देखो, व्हेन टू और मोर देन टू सॉलिड्स कंबाइन टू ईच अदर आफ्टर मेल्टिंग देम ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन। हियर सॉलिडिफिकेशन मीन्स उनको फ्रीज होने के बाद एक दूसरे में जुट जाना। अलॉयज आर फॉर्म, और जब सॉलिडिफिकेशन होते हैं तो अलॉयज फॉर्म होते हैं, एंड दीज अलॉयज आर कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे कि ब्रास, देखो आपने ब्रास, हिंदी में उसको पीतल कहते हैं। तो ब्रास एक अलॉय है कॉपर और जिंक का। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कॉपर और जिंक को मेल्ट करके, पिघला करके उनको सॉलिडिफाई करते हैं यानी उनको ठंडा करते हैं, तो एक न्यू मटेरियल में मिलकर आता है, उसको हम ब्रास कहते हैं। ब्रास एक सॉलिड सॉल्यूशन है। सेम आपका ब्रोंज, ब्रोंज भी एक अलॉय है, अलॉय भी एक सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। ब्रोंज किसका अलॉय है, तो कॉपर और टीन का। सेम आपका जो गन मेटल है, गन मेटल में देखो कॉपर, जिंक और निकेल होते हैं। स्टील, आयरन और कार्बन, स्टील जो हम लोग खाते हैं उसमें एक्चुअली आयरन और कार्बन होते हैं, ये भी एक अलॉय है। आयरन को हीट करते हैं, कार्बन को हीट करते हैं, और दोनों को जब सॉलिडिफाई करते हैं तो हमें स्टील मिलता है। ठीक है, ड्यूरेलुमीन एक अलॉय है एल्युमिनियम और कॉपर का। यह बहुत ही हल्का होता है, इससे हम लोग एरोप्लेन के पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। ओके, तो ये सब हमारे कुछ मेन अलॉयज हैं, और इन्हीं अलॉयज को हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी जब हम दो या दो से अधिक सॉलिड को मेल्ट करके फिर सॉलिडिफाई करते हैं, जिनसे हमें एक न्यू सॉलिड मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। और अलॉयज एग्जांपल होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के। सेम एक्वा सॉल्यूशन होते हैं, देखिए आपको। अब एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, जब दो या दो से अधिक लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन मिलता है। जैसे शुगर और वाटर को हम मिलाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर एक्चुअली में एक्वा सॉल्यूशन है। वाटर शुगर, वाटर साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये सब क्या होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन होते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर देन टू लिक्विड्स इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग सॉलिड को भी जब डिजॉल्व कर देते हैं, सॉलिड को भी जब हम लोग डिजॉल्व कर देते हैं किसी लिक्विड में और वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको भी हम लोग एक्वा सॉल्यूशन ही बोलते हैं। शरबत एक एक्वा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट, समटाइम्स द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोलूबल सॉलिड्स आर फॉर्म एक्वा सॉल्यूशन। जो मैं आपको अभी बताया कि कभी कभी सोलूबल सॉलिड्स क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए उनको हम सोलूबल सॉलिड्स बोलते हैं। जैसे वाटर में आपके साल्ट, शुगर, ये सब सोलूबल सॉलिड्स। अब ब्रिक, सैंड, ये सब सोलूबल सॉलिड्स नहीं है। नेक्स्ट, गैसियस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर गैसेस और व्हेन सम impurities added in gas then form gaseous solution। जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल विथ एयर। एयर एक क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है, बिकॉज एयर में आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद
होते हैं। तो ये आपका था सॉल्यूशन जो हमने, बिकॉज आपको डिफरेंस में मैं लिखवाया था यहाँ पे कि दे फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन, दे फॉर्म एक्वा सॉल्यूशन एंड गैस फॉर्म गैसेस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम तीनों सॉल्यूशन में डिफरेंस देख लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सॉलिड सॉल्यूशन, जिनको हम लोग अलॉय बोलते हैं, ठीक है। अलॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। ब्रास को हिंदी में पीतल और ब्रोंज को हिंदी में कांसा कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आ रहा है, और प्लाज्मा। हमारा फोर्थ जो स्टेज था सब्सटेंस का फिजिकल क्लासिफिकेशन में, फोर्थ क्या थे? प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो फोर्थ देखते हैं। देखिए प्लाज्मा एक्चुअली फोर्थ स्टेज है, मतलब किसी भी सब्सटेंस का वह स्टेज जब उसका टेम्परेचर मोर देन 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या अप्रॉक्सीमेट 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस स्टेट को हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आप देखो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हाई हो गया। जो सन का आउटर सरफेस है उसकी टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हमें इतना हीट मिलता है उतना दूरी से। तो 20,000 डिग्री से आप समझ जाओ कितनी हार्ड टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हैविंग टेम्परेचर मोर देन 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। सन एंड स्टार्स आर इन प्लाज्मा स्टेट, ओके। सन और स्टार्स जो प्लाज्मिक स्टेट के द्वारा ही हमें एनर्जी रिलीज करते हैं। आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको एक प्लाज्मा आर्क बिल्डिंग देखने को मिलता है। प्लाज्मा का स्टेट जो है वह वेल्डिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। वहीं प्लाज्मा इज यूज इन इंडस्ट्री फॉर वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग, जब दो मेटल को हम आपस में जोड़ते हैं, आपने सुना होगा वेल्डिंग। नॉर्मली वेल्डिंग के बहुत सभी टाइप्स होते हैं, गन मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, आर्गन आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। तो ऐसे ऐसे बहुत सभी वेल्डिंग्स होते हैं, उसी में एक होता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में हम इसी प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। यह प्लाज्मा है कि एक्चुअली जब हम किसी सब्सटेंस को 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्लाज्मा बन जाता है। अब मैटर ये है कि हम हर सब्सटेंस को 20,000 डिग्री सी तक हीट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप वाटर को उतना डिग्री तक हीट नहीं कर सकते हो, पहले ही वो वेपर बन करके बाहर निकल जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा उसका। एक कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कुछ चीज़ों को, जैसे हमने डिफरेंस में लिखवाया था कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो आपको प्रूफ करना है दैट प्रूफ हाउ सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, हाउ यू कैन से दैट सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, यानी हम सॉलिड्स को दबा नहीं सकते, कैसे आप इनको प्रूव कीजिए। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी बोला हूँ दैट सॉलिड्स आर परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। आपको करना क्या है, एक आपको एक कंटेनर दिख रहा होगा, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सॉलिड इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल बट इट कैन बी डिफॉर्म अप टू इलास्टिक लिमिट। डिफॉर्म में जैसे हम इनको कुछ हद तक इनके शेप को डिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोला था कि स्प्रिंग जो है इसको हम दोनों तरफ से लोड लगाएंगे तो कुछ हद तक सिकुड़ सकता है, यह कंप्लीटली कंप्रेस नहीं होगा, वहीं होता है अप टू इलास्टिक लिमिट, ओके। टू प्रूव इट वी टेक अ सिरिंज, हमें क्या लेंगे, सिरिंज लेंगे, सिरिंज जिसे हम लोग इंजेक्शन देते हैं, निडल, सुई जिसको बोलते हैं। एंड वी फिल्ड दिस सिरिंज विथ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, और हम क्या करेंगे, इस सिरिंज को छोटे छोटे स्टोन के टुकड़ों से उसको भर देंगे, ठीक है। नाउ वी प्रेस द पिस्टन डाउन वार्ड। पिस्टन आप समझते हो ना, जो हम लोग ऐसे मान लो एक सिरिंज हो गया, जैसे देखते हैं कि आपका एक मान लो सिरिंज हो गया, ठीक है, इस तरह कुछ सिरिंज होते हैं। तो इसमें एक ऐसे होता है ना जिसको रड टाइप, हम इसको अंगूठा से दबाते हैं या इधर खींचते हैं, इसी को पिस्टन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सिरिंज लेना है, ठीक है। आपने एक सिरिंज ले लिया और उसमें कुछ स्टोन्स को डाल दो। देखो यहाँ पे आप सिरिंज लिए हो, इस सिरिंज है, इसमें हम कुछ स्टोन्स के टुकड़े को डाल दिए हैं, ठीक है, सिरिंज में। अब जब हम स्टोन को डाल दिए और यहाँ पर रबर कॉर्क लगाए हैं, जब हम इस पिस्टन को नीचे दबाएंगे तो ये पिस्टन नीचे नहीं आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट में भी यही होगा, आप देख लो। नाउ वी प्रेस द पिस्टन डाउनवर्ड वी कैन ऑब्जर्व दैट द पिस्टन रिमेन्स स्टेबल इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, हेंस वी कैन से दैट सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। और यहाँ पे आपको जो कॉमन साल्ट लड़का लिखा हुआ है, देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ नोट्स उतना ही बनाओ जितना पढ़ाया। यहाँ पे आप लिखोगे स्टोन, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, ठीक है। और ये सिरिंज हो गया और ये रबर कॉर्क है, क्यों, यहाँ पे रबर कॉर्क लगा देंगे ताकि यह बंद हो जाए, ठीक है। रबर कॉर्क लगा के इस जो इसका नोजल है उसको क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसमें क्या करेंगे, आपको स्टोन डाल देंगे छोटे छोटे पीसेस को, और जब पिस्टन को हम नीचे की तरफ दबाएंगे तो पिस्टन नीचे नहीं आएगा। इससे प्रूफ हो रहा है कि यह कंप्रेस नहीं हो रहा है। अगर एक कंप्रेस होता तो पिस्टन नीचे आता। सो वी कैन से दैट सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, इसमें अगर हम स्प्रिंग डाल दें तो स्प्रिंग कुछ लिमिट तक नीचे आएगा, अप टू इलास्टिक लिमिट, तो वो भी इनकम्प्रेसिबल का ही केस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अब हमें प्रूफ करना है कि लिक्विड्स कैसे इनकम्प्रेसिबल होंगे।
और आपको डायग्राम्स पेंसिल से बनाना है। मैं बार बार एच पेंसिल कैटेगरी को आपको डिटेल में बताया हूँ, आप एच पेंसिल का यूज़ करो अगर पॉसिबल हो तो। लॉकडाउन में भी पॉसिबल नहीं होगा तो आप HB या जो नॉर्मल पेंसिल से उनको यूज़ कर सकते हो। मुझे मैथमेटिक्स का वर्क अभी तक आपसे मिला नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैथमेटिक्स का वर्क सेंड करो। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रूव दैट लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। हियर लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, वी कैन प्रूव इट बाय फोर्स अप्लाइंग मेथड। हम इसको फोर्स अप्लाइंग मेथड से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्टली वी टेक अ सिरिंज एंड वी फिल दिस सिरिंज विथ द हेल्प ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड लाइक वाटर। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होती है इनको मैं आपको बताऊंगा अभी। नाउ वी अप्लाई फोर्स ऑन द पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी कैन ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखिए डायग्राम में, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिरिंज है सेम उसी तरह एक सिरिंज लिए हैं, इसमें वाटर को फिल कर देंगे, यहाँ पे रबर कॉर्क, यहाँ पे लिखोगे रबर कॉर्क। रबर कॉर्क क्यों लगाते हैं, ताकि हम यहाँ का जो ओपनिंग है वो बंद हो जाए और वाटर नीचे ना आए। और जब हम पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दाबेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये तो नीचे आ ही नहीं रहा, पिस्टन नीचे नहीं आ रहा है। इससे प्रूफ हो रहा है कि लिक्विड्स जो है क्या है, अनकम्प्रेसिबल है, यानी हम लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका ए प्रूफ हुआ। अच्छा, हम न्यूटोनियन फ्लूइड की हम बात कर लेते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि फ्लूइड को दो कैटेगरी में दाबते हैं, हाइड्रोलिक वाटर, न्यूमेटिक एयर। में पहले बताया हूँ वाटर इज ए न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं क्या एक्चुअली में, न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे लिक्विड्स हैं जो कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, या न्यूटन के अकॉर्डिंग था, इसलिए इस फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। वाटर एक न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है, प्रूफ दैट गैसेस आर इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, आप लोग देखते होंगे जो आजकल ट्रैक्टर्स वगैरह आता है जिसको हाइड्रोलिक बोला जाता है अपने गांव घरों में जनरली, या जो JCB, एक्चुअली JCB का नाम बक लोडर होता है। ठीक है, JCB कंपनी उसको डिज़ाइन करती है, आप उसको JCB नहीं बोलोगे, उसका नाम है बक लोडर। क्योंकि JCB कंपनी डिज़ाइन करती है इसलिए उसको जनरली बोलते अलग लैंग्वेज में लोग JCB बोलते हैं। अब आप जैसे मान लो बाइक है, उसको हीरो होंडा डिज़ाइन किया था, आप उसको हीरो होंडा नहीं बोलोगे, होंडा नहीं बोलोगे, उसको आप बाइक बोलते हो। सेम आप JCB कंपनी है और उसका नाम है बक लोडर। तो ये सब हाइड्रोलिक प्रेशर पर काम करते हैं, आपने कभी सुना होगा इन चीज़ों को। हाइड्रोलिक प्रेशर, उसमें जो फ्लूइड्स भरे जाते हैं ना, वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स नहीं होते हैं, क्योंकि वे फ्लूइड्स कुछ हद तक कंप्रेसिबल होते हैं। तो फ्लूइड्स दो तरह के होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब पहले देख लेते हैं गैसेस आर इनकम्प्रेसिबल कैसे, उनको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, गैसेस है बिन मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी, हमको पता है कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। वी कैन प्रूव इट बाय फोर्स अप्लाइंग मेथड। फॉर इट वी टेक अ सिरिंज एंड पुल इट्स पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन, उस पिस्टन को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। नाउ एयर इज प्रेजेंट इन द सिरिंज, जब हम सिरिंज में पिस्टन को ऊपर खींचेंगे तो आपको पता है ना, एयर ऑटोमेटिकली उसमें सक हो जाएगा, चूस लेगा वो एयर को। नाउ एयर इज प्रेजेंट इन द सिरिंज व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन पिस्टन और प्लंजर, पिस्टन को ही प्लंजर भी बोला जाता है। ठीक है, देन इट गो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। आप देखो सेम मेथड है, हमने सिरिंज लिया, इसमें पिस्टन को ऊपर खींचा, एयर आ गया, और जब हम इसको दाबेंगे ऐसे नीचे की तरफ तो वह कुछ हद तक कंप्रेस होगा। यहाँ पे कॉर्क लगा के इसको बंद कर देंगे, और इससे प्रूव होता है कि गैसेस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर एक गैस है। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला कि आपके जो गैस होते हैं वे कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल और सॉलिड्स भी इनकम्प्रेसिबल है, और हमने इनको प्रूव भी किया। और लिक्विड्स कुछ हद तक कंप्रेसिबल होते हैं, बट हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। और जो न्यूटोनियन फ्लूइड है, जो न्यूटोनियन लिक्विड है, वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन क्या है देख लेते हैं। डिफ्यूजन में बी डिफाइंड इन विच पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिक्सेस विथ ईच अदर ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके, एक्चुअल में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस होगा, पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक जो अगरबत्ती की स्टिक होती है, उनको आप रूम के किसी एक कॉर्नर पर जला के छोड़ दो, धीरे धीरे उस अगरबत्ती की स्मेल पूरे एयर में फैल जाएगा, यानी जो अगरबत्ती से गैसेस निकला वह एयर पार्टिकल के साथ डिफ्यूज हो गया, मिक्स हो गया। तो इसी मिक्सअप को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन ज़्यादातर गैसों के साथ होता है, गैसेस में होते हैं। ठीक है, या लिक्विड और सॉलिड्स में भी होते हैं, बट मैक्सिमम केस डिफ्यूजन का गैस में होता है। ठीक है, और लिक्विड्स में मैक्सिमम ऑस्मोसिस होते हैं, जो आपको मैं बायोलॉजी में बता चुका हूँ। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस ईयर एंड मिनिमम इन सॉलिड, यानी डिफ्यूजन सबसे अधिक, रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम। मैं आपको फिजिक्स में रेट का मतलब बता चुका हूँ, रेट का मतलब ये होता है पर यूनिट टाइम, यानी डिफ्यूजन जो है मैक्सिमम होगा गैसेस में और मिनिमम होगा सॉलिड में। यहाँ पे एक चार्ट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस में सबसे अधिक, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम होता है, ये आपको लर्न कर लेना है।
नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस इंक्रीजेज, यानी जब सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लाइट गैसेस इज मोर देन हेवी गैसेस। लाइट मीन्स हल्के गैसेस, जो गैस हल्का होता है उसमें डिफ्यूजन सबसे अधिक होता है, और जो गैस भारी होता है उसमें डिफ्यूजन सबसे कम होता है। आपको पता है हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे डिफ्यूजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है डेट वाई कैन वी फील द स्मेल ऑफ हॉट फूड फ्रॉम द डिस्टेंस। हम गर्म खाने की सुगंध को दूर से ही ले लेते हैं, जबकि ठंडी खानों का सुगंध लेने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है, क्यों, वाई। अभी मैंने आपको बोला दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर हाई होगा तो डिफ्यूजन भी हाई होगा, और अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, डाउन होगा। अब अगर खाना गर्म है तो उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो हाई टेम्परेचर है तो उसके जो स्मेल है वह एयर में अधिक डिफ्यूज होगा, बिकॉज टेम्परेचर हाई है, और जब एयर में अधिक डिफ्यूज होगा तो अधिक फैलेगा भी। तो दैट वी नो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, and the temperature of hot food is extremely high than the cold food, so we can absorb the smell of hot food from distance। वहीं यहाँ पे मैं लिखवाया हूँ we know that rate of diffusion is directly proportional to temperature, if the food is hot then the temperature of food will be high, so we can feel the smell from a distance, okay। यानी हम कुछ दूरी से ही गर्म खाने की सुगंध को ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि गर्म खाना का डिफ्यूजन अधिक होगा, एयर में अधिक मिक्सअप होगा, और उससे हमें उसकी सुगंध आराम से मिल जाएगा, जबकि ठंडे खानों का सुगंध खाने हमें ईजिली नहीं मिल पाते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन है इन विच मटेरियल रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हाइयर, एयर, ऑयल, कोल, वाटर। मैंने आपको बोला कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस, तो यहाँ पे एयर क्या है, गैस है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एयर हो जाएगा। यहाँ पे एक आपका टॉपिक है ब्राउनियन मोशन, दैट व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो इसको हम जरा देख लेते हैं ब्राउनियन मोशन क्या होता है। देखिए द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, लिक्विड और गैस पार्टिकल्स इन जिगजैग वे रैंडमली इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन। ब्राउनियन मोशन को जिगजैग मोशन कहते हो। एक्चुअल जिगजैग क्या होता है आप इसको देखिए जरा, ये कर्व पाथ को हम जिगजैग बोलते हैं, ठीक है। कर्व पाथ इज ऑल्सो नोन एज जिगजैग, ZIGZAG, ओके। जब डिफ्यूजन होता है एयर में, एक्चुअली गैसों में, तो वे एक स्ट्रेट पाथ में नहीं होते हैं। जैसे अगर मान लो आप अगरबत्ती की एक रूम है आपका, जस्ट फील इट, आप यहाँ पे एक अगरबत्ती स्टिक को बर्न कर दो, ठीक है, तो आपका डिफ्यूजन ऐसा नहीं कि सिर्फ इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में होगा, या इस पूरे रूम में होगा रैंडमली। रैंडमली मीन्स जैसे मधुमक्खियाँ उड़ती है बिना किसी फिक्स डायरेक्शन में, मैं फिजिक्स में बताया भी हूँ आपको रैंडम मोशन का मतलब, ठीक है। तो जो आपको ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मोशन डिफ्यूजन के पार्टिकल्स के साथ होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो रैंडमली होते रहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे खाना पका रहे हो, तो जब आप खाना को पका रहे हो यहाँ पे, तो उसका जो स्मेल है वो पूरे डायरेक्शन में रैंडमली जाएगा, ऐसा नहीं कि वो किसी डिफिनिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन, यानी किसी भी पार्टिकल्स का वह मोशन जो जिगजैग पाथ में किसी भी तरह रैंडमली हो, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मैक्सिमम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ओके। यहाँ पे आपको ब्राउनियन मोशन इज इंडिकेटेड ऑन पेपर बाय लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब देखिए ब्राउनियन मोशन को हम पेपर पर लॉन्ग ब्रेक लाइन से डिनोट करते हैं, इस लाइन को बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। देखिए लॉन्ग ब्रेक लाइन बनाते कैसे हैं, फर्स्टली ऐसे दे देंगे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, दो दे करके ऐसे देते हैं, ठीक है। ये होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसी तरह शॉर्ट ब्रेक लाइन होते हैं, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन से हम ब्राउनियन मोशन को डिनोट नहीं करेंगे, हम जब भी करेंगे तो लॉन्ग ब्रेक लाइन से ब्राउनियन मोशन को डिनोट करेंगे। और ये आपका देखो, ये हाइट दोनों सेम बनाना, देखो यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर ले गया है, बट हाइट आप सेम कर लेना, ठीक है। ये होता है आपका जिगजैग लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ब्राउनियन मोशन वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यस, ब्राउनियन मोशन ये भी शो करता है, जैसे मैं आपको पहले भी बोला था कि किसी भी सब्सटेंस के मैटर कॉन्स्टेंट रूप से मूव करते हैं, बट वो मूवमेंट वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है सॉलिड्स में, जो बहुत स्लो होता है, जिसको हम लोग फील नहीं करते हैं, ठीक है। सेम होता है ब्राउनियन मोशन, उसी को प्रूव करता है कि किसी भी पार्टिकल्स के मैटर कॉन्स्टेंट रूप से मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब आपके साइंस का एक्चुअली मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है हीट एंड टेम्परेचर। यहाँ पे हमें 9th क्लास में आपको टेम्परेचर को इन डिटेल पढ़ना है, हीट और टेम्परेचर को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। दोनों एक्चुअली किसी किसी को लगता है कि दोनों सेम है, बट नहीं, दोनों सेम नहीं होते। हीट और टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस बताया था, सेम उसी तरह हीट और टेम्परेचर में बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है। इनको हम देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ पहले। जैसे कि मान लो एक कंटेनर, ध्यान से सुनना, एक कंटेनर हो गया, ठीक है।
और कंटेनर में हम वाटर रखें, आप देखते चलो, ठीक है। अभी वाटर मान लो यहाँ तक है, वाटर मान लो यहाँ तक है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस कंटेनर का लेवल यहाँ तक है, इस पॉइंट यानी मान लो पॉइंट बी है। अभी अगर वाटर यहाँ तक है तो हम बोलेंगे इस कंटेनर में का जो लेवल है वो बी पॉइंट तक है। अब जरा हमें अगर वाटर मान लो यहाँ तक इंक्रीज हो गया सी तक, तब हम क्या बोलेंगे कि वाटर का लेवल सी तक चला गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अब एक बात करें ज़रा, आपका जो कंटेनर है उसमें वाटर मान लो बी तक ही है, ओके, और हम कंटेनर की हाइट और इंक्रीज़ कर दिए, तो क्या वाटर का लेवल बढ़ेगा? सुनो, नहीं बढ़ेगा। मेरा मतलब ये है कि जब हम वाटर की लेवल इंक्रीज़ किए तो कंटेनर का लेवल इंक्रीज हो गया, यानी वाटर का लेवल बढ़ने और घटने से इस कंटेनर का लेवल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कंटेनर की हाइट बढ़ने और घटने से वाटर का लेवल इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसको आप याद रखो, हीट और टेम्परेचर आप इजीली समझ जाओगे। आते हैं, हीट क्या होता है देखना आप। हीट एक एनर्जी है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी, आपको एनर्जी पता है ना, ऊर्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। जिस कहीं कहीं इसको जाउल भी बोलते हैं, बट रियल में जूल है, ठीक है। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, क्योंकि एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल, और हीट का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ERG, अर्ग होता है, ठीक है। ERG अर्ग होते हैं, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। जूल एनर्जी का एसआई यूनिट है और अर्ग एनर्जी का सीजीएस यूनिट है, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हीट का भी एसआई यूनिट जूल हो गया और सीजीएस यूनिट अर्ग हो गया। अब देखते हैं यहाँ डिफरेंस में, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्लियर हो गया। टेम्परेचर क्या होता है? यह किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को डिफाइन करता है। इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कोई भी बॉडी कितना अधिक हॉट या कितना अधिक कोल्ड है वह टेम्परेचर बताता है। यह कहीं भी एनर्जी का फॉर्म नहीं है। हीट तो एक एनर्जी हो गया, बट जो आपका टेम्परेचर है या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। जैसे हम बोलते हैं किसी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जस्ट एज्यूम 30 डिग्री सी, अगर हम बोलते हैं इस बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सी है, तो वह बॉडी कितना हॉट या कितना कोल्ड है सिर्फ वो मेजर कर रहा है। तो बॉडी का अगर हम कुछ भी मेजर करते हैं तो वह टेम्परेचर मेजर करते हैं, ना कि हीट मेजर करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। आपको पता होगा टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होते हैं। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, जो मैं आपको वाटर का एग्जांपल दिया था कंटेनर का, वही समझना। इफ हीट इंक्रीजेस देन टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस, एंड इफ हीट डिक्रीजेस देन टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ हीट इफ टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। अब समझते हैं जरा इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि अगर हीट इंक्रीज होगा किसी बॉडी का, मान लो एक बॉडी हो गया, इसका हीट इंक्रीज हो गया तो उस बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, और अगर उस बॉडी का हीट डिक्रीज हो गया तो उस बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। बट अगर उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो उस बॉडी का हीट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आप देखो, अगर मान लो आपका बॉडी हो गया, ठीक है, हीट यानी आपके बॉडी में कितनी एनर्जी है अभी मान लो आपने अगर 10 किलो जूल एनर्जी किसी फूड से ऑब्टेन किया है, जस्ट फील, ओके, और आपका बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे मान लो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या कुछ भी है, 96 डिग्री मान लो यहाँ पे है, ओके। अब इतना टेम्परेचर है आपके बॉडी का। अब अगर आप एनर्जी ज़्यादा ले लो, जैसे आप मान लो एनर्जी टेकिंग फूड करते हो, आप मान लो एग लो या अदर एनर्जी टेकिंग फूड खाओ, मशरूम्स हो गए जिससे प्रोटीन अधिक मिले, तो उस केस में ओबियसली जिसको हम हॉट फूड बोलते हैं, इनको खाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। थोड़ा बहुत हमारे बॉडी के टेम्परेचर राइज होते हैं, यानी कि हीट इंक्रीज होने से हमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अगर आप खाना कोल्ड फूड लो, आप अधिक से अधिक मतलब हेल्दी डाइट नहीं लो, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर ओबियसली डिक्रीज होगा, आपका ब्लड स्ट्रीम ओबियसली स्लो पड़ जाएगा। लेकिन अब जरा हम बात करते हैं, अगर आप अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, मेरा मतलब अब आग बैठ करके सेक लो, अपनी हैंड को आग से गर्म कर लो, तो क्या आपको बॉडी में एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, आपको काम करने की ऊर्जा अधिक मिल जाएगा बिना फूड लिए? नहीं, आपको एनर्जी तब अधिक मिलेगा जब आप फूड लोगे। आपको एनर्जी तभी अधिक मिलेगा जब आप फूड लोगे, ना कि आप अपने हाथ को गर्म कर लोगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने और घटने से हीट पे कोई असर नहीं पड़ता है, बट हीट को बढ़ने और घटने से टेम्परेचर पे असर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक्चुअल में टेम्परेचर स्केल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के,
इन सभी टेम्परेचर स्केल को हम अभी बताएंगे और उनके रिलेशन को भी समझाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ नोट पहले आपको बता रहा हूँ। देखिए, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सी। जनरली 37 डिग्री सी और 310 केल्विन और 29.6 डिग्री र्यूमर एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट डाटा है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इनको हम आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू करा देंगे। पहले हम देखते हैं हीट फ्लो होता कैसे है, क्योंकि हम हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस जाने हैं। तो हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस जाने हैं तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर हीट का फ्लो होता क्या है। तो आप हमेशा याद रखोगे, हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक बॉडी यहाँ पे जिसकी टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक बॉडी यहाँ पे जिसकी टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर यानी यहाँ से इधर लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। हीट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट तभी फ्लो करेगा जब दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस हो बिटवीन टू बॉडीज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे देखो यहाँ पे 110 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ हीट यहाँ आ रहा है, ये कभी भी ऐसे नहीं जाएगा 60 डिग्री से 110 डिग्री की तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। हीट का फ्लो हमेशा होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, ये आपको याद रखना है। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्लॉसियस स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टीडी। थर्मोडायनामिक्स को शॉर्ट में बोलते हैं टीडी। थर्मोडायनामिक्स के 4 लॉज होते हैं, ठीक है। उसमें से एक सेकेंड लॉ है और सेकेंड लॉ दिया था क्लॉसियस, ये साइंटिस्ट हैं, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। हीट का फ्लो कभी भी लोअर टू हायर नहीं होता है, ठीक है। जब भी हीट फ्लो होगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, ये आपको याद करना है। अच्छा, अगर मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, जिसकी टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक सेकेंड बॉडी यहाँ पे है जिसकी टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब दोनों बॉडी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो क्या यहाँ पे हीट का फ्लो होगा? नहीं होगा, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। और मैं आपको अभी बताया कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे दोनों टेम्परेचर सेम है, इसलिए यहाँ पे हीट का फ्लो नहीं होगा। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो गया? अगर दो बॉडी हैं जिनका टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है, तो हीट का फ्लो कहीं भी नहीं होगा, और इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। इस नोट में लिखा नहीं है, आप थर्मल इक्विलिब्रियम हीट फ्लो के बाद लिख लोगे। मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज देता हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम को, आप उसको लिख लोगे, ठीक है। तो एक्चुअल में होंगे क्या, आप देख लीजिए। थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में कभी भी हीट का फ्लो नहीं होगा, बिकॉज हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर एक हम जो रड गर्म है, हॉट रड, उसको छूते हैं तो हमारा हाथ जलता है, क्यों? देखिए होता है कि एक्चुअल में मैंने अभी बोला कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जब रड को हम गर्म करते हैं और उसको अपने फिंगर से छूते हैं, तो एक्चुअल में हमारे फिंगर का टेम्परेचर, जो स्किन है उसका टेम्परेचर उस टाइम लो होता है, और रड का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर हाई टू लो, यानी रड से टेम्परेचर धीरे धीरे हमारे फिंगर की तरफ फ्लो होना शुरू होता है, और हमारे फिंगर का टेम्परेचर क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, और इसलिए हमारा फिंगर, उंगली, हाथ, पाम जल जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब हम हॉट रड को या किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं, गर्म कुकर को, यूटेंसिल्स को छूते हैं, तो हमें पीड़ा होता है, दर्द होता है, वाई? ड्यू टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, विच लॉ? सेकेंड लॉ, ओके। क्योंकि जब भी हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर उसके कंपेरिजन में क्या है? लो है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? टेम्परेचर का फ्लो हायर टू लोअर, यानी उस गर्म ऑब्जेक्ट से हमारे बॉडी की तरफ होने लगता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें जलन महसूस होती है, ओके। तो आपको हमेशा याद रखना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में कभी भी हीट फ्लो नहीं होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर बताओगे क्या हीट फ्लो करेगा? ये 100 डिग्री सी है और एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सी है, क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच हीट का फ्लो होगा? नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह थर्मल इक्विलिब्रियम का केस है। तो हीट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? 0 है, क्योंकि 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, इसलिए हीट का फ्लो भी क्या होगा? 0 होगा, ओके। जितना अधिक टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही अधिक हीट का फ्लो होगा, और जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही कम हीट का फ्लो होगा। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।